नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। राष्ट्रपति के अभिभाषण के मोशन ऑफ थैंक्स पर राज्यसभा में चर्चा। किसानों की सहूलियत के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नैम का विस्तार किया गया। नाबार्ड के तहत 5,000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF का गठन किया गया। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति के अभिभाषण के मोशन ऑफ थैंक्स पर राज्यसभा में चर्चा में भाग लेते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी। मैं गांव से ही अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा जब 13वां फाइनेंस कमीशन आया था, उस समय फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार मंत्रिपरिषद जो तत्कालीन थी उसने मंजूर किया था कि देश की 2.5 लाख पंचायतों को 65,000 करोड़ रुपया 5 साल में मूलभूत की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मोदी जी की सरकार आई तो 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। सरकार बनी थी। स्वाभाविक रूप से सरकार के मन में यह बात रहती कि पैसा अगर हमारे हाथ में रहेगा तो हम ज़्यादा कुछ योजनाएं बना सकेंगे, खर्च कर सकेंगे। लेकिन उस समय मोदी जी ने दोनों रिकमेंडेशन हूबहू स्वीकार की। एक तो ग्राम पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों के लिए, और जो राज्यों को 32% दिया जाता था उसके स्थान पर 42%। और मुझे ध्यान है उस समय कैबिनेट में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे। तो मोदी जी ने कहा था कि देखिए, गांव का विकास करना है तो पैसा गांव में पहुंचना चाहिए और केंद्र से ज़्यादा अच्छी पहचान राज्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कर सकते हैं। वो समस्याओं के नज़दीक हैं, निराकरण उनके हाथ में है, और अगर पैसा उनके पास रहेगा तो वो अच्छी योजनाएं बना सकेंगे। और जब राज्य आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। इस भावना के अंतर्गत 32 से 42% पैसा उस समय देना स्वीकार किया था। कृषि मंत्री ने कहा कि देश ने कोविड प्रेरित तालाबंदी के दौरान अनुकरणीय अनुशासन दिखाया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए समयबद्ध फैसले और नागरिकों द्वारा उनका कड़ाई से पालन सराहनीय है, जिसके परिणाम स्वरूप रोगियों की स्वास्थ्य वसूली दर प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं इसी पर यह खास रिपोर्ट। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि 2020 हमारा कठिनाइयों का वर्ष रहा है। कोविड-19 का संकट आया, सारी गतिविधियों पर विराम लगा, अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, रोजगार प्रभावित हुए और परिस्थितियां ऐसी थी कि एकदम देश हतप्रभ था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे देश का लोकतंत्र और हमारे देश के नागरिक दोनों इस देश की बड़ी ताकत हैं। और इसी का यह परिणाम हम सब लोगों को ध्यान में आया कि जब लॉकडाउन 1 हुआ तो उस समय देश ने जिस प्रकार से अनुशासन का परिचय दिया
उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम ही है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि वह कालखंड ऐसा कालखंड था कि अगर महामारी का विस्तार होता तो शायद हमारे पास उतने साधन भी नहीं थे कि हम उसका मुकाबला कर पाते। चाहे वो पीपीई किट का मामला हो, चाहे मास्क का मामला हो, सैनिटाइजर का मामला हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मामला हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ, साहस के साथ जो निर्णय किए और उन निर्णयों का जिस प्रकार से 100% पालन में राज्य सरकारों ने, नागरिकों ने भूमिका निभाई, वह निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। इस दौरान बहुत सारे कोरोना वायरस उनका देहांत भी हुआ, बहुत सारे नागरिक भाई हमसे बिछड़ गए, कई संसद के साथी हमसे बिछड़ गए। निश्चित रूप से उसका भी दुख सारे देश को और हम सब लोगों को है। लेकिन ये भारत के लोकतंत्र और हमारी इन परंपराओं का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और देश की ताकत दोनों ने मिलकर इस पूरी महामारी पर नियंत्रण प्राप्त करने की एक सफलतम कोशिश की। और आज हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो महामारी है, इस महामारी से निपटने के लिए भारत पूर्ण रूपेण सक्षम है। एक पीपीई किट बनाना हमारे लिए मुश्किल होता था, आज हम पीपीई किट दूसरों को देने की स्थिति में आ गए हैं। जिला अस्पतालों तक में वेंटिलेटर की सुविधा हमारे यहाँ नहीं हुआ करती थी। यह सुविधा जिला स्तर के अस्पतालों से नीचे तक के जो हमारे छोटे अस्पताल हैं, वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था पहुँच गई है और उसके कारण निश्चित रूप से इस पर नियंत्रण प्राप्त करने में हम लोग बहुत सफल हुए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के इस कृतित्व की निश्चित रूप से मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की वकालत की है। उन्होंने बताया कि देश में ग्राम पंचायतों के माध्यम से लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम और विकास उन्मुख बनाया जा सके। आइए देखते हैं इस बारे में और ज्यादा जानकारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी। मैं गांव से ही अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा जब 13वां फाइनेंस कमीशन आया था, उस समय
फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार मंत्रिपरिषद जो तत्कालीन थी उसने मंजूर किया था कि देश की 2.5 लाख पंचायतों को 65,000 करोड़ रुपया 5 साल में मूलभूत की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मोदी जी की सरकार आई तो 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। सरकार बनी थी, स्वाभाविक रूप से सरकार के मन में यह बात रहती कि पैसा अगर हमारे हाथ में रहेगा तो हम ज़्यादा कुछ योजनाएं बना सकेंगे, खर्च कर सकेंगे। लेकिन उस समय मोदी जी ने दोनों रिकमेंडेशन हूबहू स्वीकार की। एक तो ग्राम पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों के लिए, और जो राज्यों को 32% दिया जाता था उसके स्थान पर 42%। और मुझे ध्यान है उस समय कैबिनेट में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे। तो मोदी जी ने कहा था कि देखिए, गांव का विकास करना है तो पैसा गांव में पहुंचना चाहिए, और केंद्र से ज़्यादा अच्छी पहचान राज्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कर सकते हैं। वो समस्याओं के नज़दीक हैं, निराकरण उनके हाथ में है, और अगर पैसा उनके पास रहेगा तो वो अच्छी योजनाएं बना सकेंगे, और जब राज्य आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। इस भावना के अंतर्गत 32 से 42% पैसा उस समय देना स्वीकार किया था। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है, और 15वें वित्त आयोग ने 2,36,850 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देने का रिकमेंडेशन किया है। उसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया है। 70,000 करोड़ रुपया नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के निकायों के लिए स्वास्थ्य के लिए देना उन्होंने रिकमेंड किया है। उसमें ग्रामीण निकाय के लिए 43,000 करोड़ रुपया लगभग है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अब इन 5 सालों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया व्यय होगा, जिसका परिणाम ग्रामीण विकास के रूप में आएगा। आपको बता दें, इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूह को गांव में विकासात्मक प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण भारत में जीवन को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र में हम जानते हैं कि आजीविका की बड़ी आवश्यकता है। 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक उनको बैंक से जो ऋण का लिंकेज हुआ है वो लगभग 3 लाख करोड़ का है। उनका एनपीए जो कभी 2014 से पहले 23% हुआ करता था, आज हम लोगों ने परिमार्जित करके 2% तक उसको लेकर आए। और आप सब देखेंगे कि जब कोविड का संकट आया तो शहर में तो जागरूक थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन गांव में भी ग्राम पंचायत का सचिव, रोजगार सहायक, आशा वर्कर और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। चाहे वो मास्क बनाने का मामला हो, सैनिटाइजर बनाने का मामला हो, उन सब ने देश के उस कालखंड के दौरान जो अपनी भूमिका थी उस भूमिका का निर्वाह करने की पूरी एक सफलतम कोशिश की है। मैं सदन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप की सभी बहनों को बधाई भी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आए, इस बात का सद प्रयत्न और संकल्प
प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को दोबारा से परिमार्जित करके बनाया गया, आकार बढ़ाया गया, पैसा बढ़ाया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम आवास दे रहे हैं, इसका कोई यश प्राप्त किया जाए। गांव में रहने वाले व्यक्ति का जीवन सुगम हो, उसका जीवन यशस्वी हो, वह सही प्रकार से अपने परिवार के साथ रह पाए, इसलिए उसको आवास भी दिया। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस भी उसको उपलब्ध कराया, हर घर में शौचालय की उपलब्धता कराई, सौभाग्य योजना के अंतर्गत उसको बिजली की उपलब्धता कराई, उस घर में रसोई की उपलब्धता कराई। और आज हम यह कह सकते हैं कि इन सब गरीब हितैषी योजनाओं के कारण गांव में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आया है। यह निश्चित रूप से एक योजनाबद्ध आमूलचूल परिवर्तन है। और मैं यह मानता हूं कि सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकार का धर्म यही है कि देश में रहने वाले गांव गरीब किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, गांव में अधोसंरचना विकसित हो और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आए, यह सुनिश्चित करने का हम लोगों ने प्रयत्न किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम में पारदर्शिता और इसके कारण कृषि बाजारों में आई प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट में 1000 और मंडियों को ई-नैम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रस्ताव किया है। आइए देखते हैं इस बारे में ये खास रिपोर्ट। खरीद में ट्रांसपेरेंसी आए, ई ट्रांजैक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े, इसके लिए 1000 मंडियों को ई-नाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया और 1000 और अब कर देंगे, बजट में प्रावधान हो गया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। ये जो कृषि सुधार बिल हैं, ये बिल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को भी और सारे किसान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र ने 6000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता के साथ 10,000 नए एफपीओ बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों को मजबूत आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली के निर्माण के साथ खेती के लिए सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में मदद करेगा। और क्या कुछ खास कहा उन्होंने, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। माननीय सभापति जी, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि यूरिया की किल्लत किसानी के समय हमेशा होती थी। आप भी नीम कोटिंग करना चाहते थे, लेकिन उस समय नहीं हो पाया।
लेकिन नीम कोटिंग किया, उसके कारण फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ी। सूक्ष्म सिंचाई की दृष्टि से रकबा बढ़ा। देश में 86% छोटा किसान है। छोटे किसान का रकबा छोटा है, उसके पास निवेश करने के लिए साधन नहीं है। अगर कोई रिस्क लेकर वो महंगी फसल की तरफ जाए तो मार्केट का लिंक उसके पास नहीं है, और वो 86% किसान वस्तुस्थिति है कि एमएसपी का भी लाभ नहीं उठा पाता है। और इसलिए सरकार ने ये कोशिश की कि हम 10,000 नए एफपीओ बनाएंगे, और 10,000 नए एफपीओ को हम 6,850 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 5 साल में उनको स्ट्रेंथन करेंगे। छोटे छोटे किसान 300 की 500 की संख्या में मिलकर एक एफपीओ के साथ जुड़ें तो उनका रकबा भी बढ़ेगा, उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ सकेंगे, और उनके उत्पादन का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा तो वो अपने उत्पादन का वाजिब मूल्य के लिए बार्गेनिंग भी कर सकेंगे। इसलिए एफपीओ का एक बड़ा संसार खड़ा करने का काम इस देश में हम लोग कृषि के क्षेत्र में आरंभ कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो कि ई-नैम के नाम से मशहूर है, कृषि विपणन में एक ऐसा अभिनव पहल थी जिसे किसानों की अनेक बाजारों और खरीदारों तक डिजिटल पहुंच बढ़ाने और व्यापार के लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया था, ताकि बाजार मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य की प्रस्तुति की जा सके और कृषि उपज के लिए एक राष्ट्र एक बाजार यानी वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा विकसित हो। आइए देखते हैं इस बारे में और अधिक जानकारी इस खास रिपोर्ट में। अखिल भारतीय व्यापार पोर्टल कृषि उत्पादन के लिए वन नेशन वन मार्केट का सपना साकार करने में मदद कर रहा है। 1000 नई मंडियों को जोड़कर उसका विस्तार। राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो ई-नैम के नाम से मशहूर है, कृषि विपणन में एक अभिनव पहल थी जिसे किसान की अनेक बाजारों और खरीदारों तक डिजिटल पहुंच बढ़ाने और व्यापार के लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया था, ताकि बाजार मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य की प्रस्तुति की जा सके और कृषि उपज के लिए एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा विकसित हो सके। 18 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों में 1000 बाजारों को जोड़कर ई-नैम के तहत बेहतर बाजार लिंकेज प्रदान किया गया था। अब तक 1.69 करोड़ से अधिक किसानों और 1.55 लाख व्यापारियों ने ई-नैम प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया है। ऑनलाइन और पारदर्शी बोली प्रणाली किसानों को ई-नैम प्लेटफॉर्म पर तेजी से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ई-नैम प्लेटफॉर्म पर 4.13 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा माल और 3.68 करोड़ रुपए की नारियल वस्तुओं और 1.22 करोड़ रुपए की बांस की वस्तुओं की कुल व्यापार मात्रा दर्ज की गई है। इस मंच में किसानों को सीधे भुगतान करने की व्यवस्था है। 1000 मंडियों में ई-नैम की सफलता को देखते हुए अब ये विस्तार के मार्ग पर है, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को जारी केंद्रीय बजट में घोषित किया गया है। यानी ई-नैम के साथ 1000 और मंडियों को जोड़ा जाएगा। इससे मंडियों को और मजबूती मिलेगी। कोविड-19 के दौरान ई-नैम में एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल की शुरुआत कर ई-नैम प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप को और मजबूत किया गया है, जहां एफपीओ उनके उत्पाद को एपीएमसी लाए बिना उनके संग्रह केंद्र से व्यापार कर सकता है। ई-नैम प्लेटफॉर्म पर अब तक 1844 एफपीओ हैं। वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल भी ई-नैम में शुरू किया गया, ताकि ENWR पर आधारित गोदामों से व्यापार की सुविधा मिल सके। यहाँ पर अंतर मंडी और अंतर राज्य व्यापार की सुविधा के लिए लॉजिस्टिक मॉड्यूल का परिष्कृत संस्करण जारी किया गया है, जिसके द्वारा परिवहन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के समूहक शामिल हुए हैं, जो उपयोगकर्ताओं को अपनी उपज ले जाने के लिए पता लगाने योग्य परिवहन सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करते हैं। किसानों को दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी उपज बेचने की सुविधा देगा, जिससे उनकी बाजार पहुंच बढ़ जाएगी। ई-नैम अब प्लेटफॉर्मों के रूप में विकसित हो रहा है, ताकि एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जा सके जो कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्लेटफॉर्मों की विशेषज्ञता का लाभ उठा सके। मूल्य श्रृंखला अर्थात ई-नैम के साथ सर्विस प्लेटफॉर्म का विकास और एकीकरण किसानों को उनकी उपज में मूल्य जोड़ने और उनके लिए कृषि विपणन आसान बनाने की सुविधा प्रदान करता है। ई-नैम केवल एक योजना नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है, जिसका उद्देश्य अंतिम मील पर किसान को लाभ पहुंचाना है और उनकी कृषि उपज बेचने के तरीके को बदलना है।
इसी तरह का हस्तक्षेप हमारे किसानों को अतिरिक्त लागत के बिना पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी और लाभकारी मूल्यों का एहसास कराकर उनकी आय बढ़ाने में मदद करता है। आपको बता दें, नाबार्ड के तहत 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF का गठन किया गया है। MIF में 5,000 करोड़ रुपए डालकर इसे दोगुना करने का प्रस्ताव दिया गया है। आइए लेते हैं इस बारे में और जानकारी इस रिपोर्ट में। नाबार्ड के तहत 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष का गठन किया गया। MIF में 5,000 करोड़ रुपए और डालकर इसे दोगुना करने का प्रस्ताव है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग देश के सभी राज्यों में साल 2015-16 से एक केंद्रीय प्रायोजित योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कार्यान्वयन कर रहा है। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक है। ये योजना खेत के स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग क्षमता में बढ़ोतरी पर केंद्रित है। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के अलावा ये घटक सूक्ष्म सिंचाई के लिए पूरक स्रोत निर्माण को लेकर सूक्ष्म स्तरीय जल भंडारण या जल संवर्धन या प्रबंधन गतिविधियों का भी समर्थन करता है। देश में साल 2015-16 से लेकर अब तक 52.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई के पूरक को लेकर 4.84 लाख सूक्ष्म स्तरीय जल संवर्धन या द्वितीयक भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। योजना के हालिया मूल्यांकन अध्ययनों से संकेत मिलते हैं कि सूक्ष्म सिंचाई का कवरेज राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक है। इन प्राथमिकताओं में खेती के पानी के उपयोग दक्षता में काफी सुधार, फसल उत्पादकता में वृद्धि, किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करना और रोजगार के अवसरों को पैदा करना आदि शामिल हैं। इस कोष का प्रमुख उद्देश्य PMKSY PDMC के तहत उपलब्ध प्रावधानों से अलग सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने को लेकर किसानों को शीर्ष या अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संसाधनों को जुटाने में राज्यों को सुविधा प्रदान करना है। राज्य विशेष जरूरतों के आधार पर PPP मोड की परियोजनाओं सहित नवाचार एकीकृत परियोजनाओं के लिए राज्य MIF का विशेष रूप से उपयोग कर सकते हैं। MIF के तहत भारत सरकार राज्य सरकार को दिए गए ऋणों पर 3% ब्याज के रूप में आर्थिक सहायता भी करती है। इनके माध्यम से 12.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं जम्मू और कश्मीर से प्राप्त प्रस्ताव राज्य स्तरों पर प्रक्रिया में है। वहीं सूक्ष्म सिंचाई क्षमता एवं इसके महत्व पर विचार करके अधिक से अधिक राज्य सूक्ष्म सिंचाई कोष से सहायता प्राप्त करने को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। खेतों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए देश में किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाने और इसके विकास एवं विस्तार के लिए नाबार्ड के तहत गठित MIF की प्रारंभिक पूंजी 5,000 करोड़ रुपए को दोगुना करने के लिए बजट में घोषणा की गई है। इसके लिए कोष में 5,000 करोड़ रुपए की राशि और डाली जाएगी। MIF की प्रारंभिक पूंजी में 5,000 करोड़ रुपए की इस वृद्धि से जल के विवेकपूर्ण उपयोग, जल उपयोग दक्षता में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार को बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा, जो अंततः किसान समुदाय की आय में वृद्धि करेगा। तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।